नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। उत्तर भारत में एग्जिट पोल के अनुमान बीजेपी के लिए पहले की तरह ही हैं। चौंकाने वाले अनुमान तो दक्षिण भारत से आ रहे हैं या उससे पूरब बढ़ने पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल से। ओडिशा और पश्चिम बंगाल का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, खासकर तमिलनाडु और केरल की। जिस विवेकानंद शिला पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे की साधना की, वो शिला कन्याकुमारी में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। वहां बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, बल्कि हम तो कहेंगे कि शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। आप भी कहेंगे कि करीब 20% वोट पाने का अनुमान और 2 से 4 सीटें जीतने के आसार से क्या हो जाएगा। कोई कह सकता है कि तमिलनाडु में सीटें तो 39 हैं, कोई 2-4 सीटें जीत ही ले, वो भी गठबंधन वाले लोग, जिसमें अकेले बीजेपी नहीं है बल्कि पीएमके और एएमएमके जैसी और भी पार्टियां हैं, तो कौन सा बड़ा पुरुषार्थ हो गया। लेकिन सच ये है कि तमिलनाडु और केरल से आ रहे एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं कि बीजेपी ने वहां पुरुषार्थ दिखा दिया है, अपना पराक्रम साबित कर दिया है, क्योंकि बीजेपी ने दक्षिण के अभेद्य गढ़ तमिलनाडु और केरल में अपने लिए संभावनाओं की सेंध लगा दी है। जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर वैसा ही असली परिणाम आया तो इससे कुछ मौलिक निष्कर्ष निकलेंगे। पहली बात यह होगी कि बीजेपी के लिए देश का कोई भी क्षेत्र अब अछूता नहीं रहेगा। दूसरी बात यह होगी कि बीजेपी के लिए दक्षिण विजय के शानदार निवेश का परिणाम है, जिसका लाभांश उससे अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी तमिलनाडु में भी विपक्षी ही सही एक बड़े पार्टनर या बिग ब्रदर की भूमिका में होगी। कैसे, आप इसे पहले समझिए। सफोलॉजी या चुनाव शास्त्र को समझने वाले लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी ने पीएमके और छोटे छोटे दूसरे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जगह एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ा होता तो खेल दूसरा होता मतलब एनडीए वहां क्लीन स्वीप कर जाती। तब बीजेपी हो सकता है कि मौजूदा एग्जिट पोल के अनुमान की तुलना में ज्यादा सीटें लाने की स्थिति में होती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी को तमिलनाडु में बड़ी पार्टी बनाने की रणनीति पर काम किया। इसका फायदा भविष्य में हो सकता है। हमने पहले ही कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार डिविडेंड दिलाएगा। ये कैसे होगा, इसे समझिए। पश्चिम बंगाल का उदाहरण लेते हैं। वहां 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं और 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें। लेकिन पार्टी के लगातार प्रयास ने 2019 के लोकसभा चुनाव में खेल बदल दिया। बीजेपी को 18 सीटें मिली और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 67 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई और इस बार के एग्जिट पोल में बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। यानी ये सब 1-2 दिन या कुछ सालों में नहीं हुआ, बल्कि 10 सालों के निरंतर प्रयास का परिणाम है। बीजेपी को तमिलनाडु में 2024 नहीं बल्कि 29 और 34 का चुनाव भी दिख रहा है। और हाँ, जिस 24 की चढ़ाई को लोग हैरान होकर देख रहे हैं, वो भी कोई चुनाव के 6 महीने में की गई मेहनत का नतीजा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार प्रयास किया है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में करीब 150 यात्राएं की हैं, बल्कि पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे कार्यकाल में यात्राओं और दक्षिण भारत से सीधा संबंध जोड़ने का प्रयास ज्यादा किया। अब इस चुनाव में ही देखिए तो पीएम मोदी ने तमिलनाडु में स्वयं पहल करके छोटे छोटे दलों को जोड़ा। दूसरा, तमिलनाडु में अपनी पार्टी के नेता अन्नामलाई को फ्री हैंड दिया। स्वयं इस चुनाव में पीएम मोदी ने 12 रैलियां की, रोड शो अलग से। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद हैं। काशी से तमिलनाडु का प्राचीन संबंध है। तमिलनाडु से पुरोहित काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना के लिए पुराने समय से आते जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कड़ी को जोड़ा, तमिल संगम कराया। ये समागम सिर्फ संस्कृति और धर्म का ही नहीं बल्कि वोटों को जोड़ने वाली कड़ी बन गया। वोटों का भावुकता से काफी गहरा नाता है और भावुकता अतीत की डोर से बांधती है। तमिलनाडु के चोल साम्राज्य को कौन नहीं जानता। उस चोल साम्राज्य के राजदंड को सेंगोल कहा जाता है। कहां तमिलनाडु और कहां दिल्ली की संसद, लेकिन सुदूर चोल साम्राज्य के अतीत के पन्नों में समाये सेंगोल को पीएम मोदी ने निकाला और नए संसद भवन की लोकसभा में स्पीकर के आसन के ठीक बगल में राजदंड के रूप में स्थापित कर दिया।
इतनी छोटी छोटी चीजों और बारीकियों के साथ जिसने तमिलनाडु का दिल जीतने का लगातार प्रयास किया है, उसके हक में इतनी कामयाबी तो बनती ही है। और मोदी ने तमिलनाडु में बीजेपी का परचम गाड़ तो दिया ही है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बीजेपी सिर्फ 1 या 2 चुनावों के मद्देनजर काम नहीं करती, वो दूर तक देखती है। उसे 2024 के साथ 29, 34 और 39 भी दिख रहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी का कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद शिला पर जाकर ध्यान लगाना एक तरफ व्यक्तिगत साधना हो सकता है, तो दूसरी ओर ये तमिलनाडु और केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक के लोगों के दिलों को छूने और जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद बंगाल के रहने वाले थे और उसी शिला पर उन्होंने साधना लगाई थी जिस पर पीएम मोदी पहुंचे। उसी तरह केरल में पिछली बार शून्य पर सिमटी बीजेपी को अगर एग्जिट पोल 1 से 3 सीटें दे रहे हैं, तो ये भी उसी लैंड ऑफ गॉड में बीजेपी के लिए नई एंट्री साबित हो रहा है। चाहे वह आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला हो या फिर विकास का सवाल, पीएम मोदी ने इसे एक राजनीतिक विमर्श बना दिया। उसी तरह उस छोटे से राज्य में 6 चुनावी रैलियां करके पीएम मोदी ने बता दिया कि भले ही विपक्ष को लगता है कि केरल में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी, लेकिन मेहनत की आंच पर हर दाल गल जाती है। अपने पहले के एक वीडियो में हमने बताया था कि कैसे बीजेपी बहुत तेजी से कोर्स करेक्शन करती है। इसका एक बड़ा उदाहरण कर्नाटक भी है, जहां बीजेपी ने फिर से पिछली बार अपने दम पर 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बदले हालात में लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जेडीएस से गठबंधन कर लिया ताकि देवेगौड़ा के नाम पर वोक्का वोट लामबंद हो। उसी तरह येदियुरप्पा के मजबूत आधार को कायम रखने के लिए उनके बेटे को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी की रणनीति एग्जिट पोल के हिसाब से तो कारगर होती दिख ही रही है। बोले भारत के इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।